हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपको ये लेकर आए हैं हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। क्वेश्चन पेपर में बेटा, जब बच्चों शुरू में क्या होता है कि जब क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके शुरू में जो है 8 क्वेश्चंस जो हैं, जो गद्य साहित्य होता है और काव्य साहित्य होता है उनसे संबंधित आते हैं। तो यहाँ पर हम जो है गद्य से संबंधित बात करेंगे, तो इससे संबंधित आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ हमें हिंदी के इतिहास और उसके विकास की भी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे कैसे हमारे जो है हिंदी साहित्य का विकास बढ़ा है। तो इसी बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं गद्य का स्वरूप एवं विकास। गद्य का स्वरूप क्या है और उसका विकास कैसे कैसे हुआ है। मेरे साथ साथ ध्यानपूर्वक इसका जो है आप अवलोकन करेंगे, सुनेंगे। मैं इसका वाचन करता हूँ। प्राकृतिक ने मानव को अभिव्यक्ति की आश्चर्यजनक क्षमता प्रदान की है। भाषा के माध्यम से वह स्वयं के विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को 2 प्रकार से गद्य या पद में व्यक्त करता है। ठीक है, 2 प्रकार से वो व्यक्त कर सकता है। बात करते हैं आगे। मस्तिष्क और हृदय की न्यूनाधिक क्रियात्मकता के परिणाम स्वरूप ही अभिव्यक्ति के इन 2 रूपों को हम गद्य साहित्य और पद साहित्य कहते हैं। गद्य के माध्यम से अपने भावों और विचारों को सहज और प्राकृतिक रूप में प्रकट किया जा सकता है और उसका छंदोबद्ध रूप, जिसमें क्रमबद्ध ताल और गति के प्रबंध की कलापूर्ण अभिव्यक्ति रागात्मक मनोभावों के साथ उपस्थित हो, वह पद या काव्य कहलाती है या कहलाता है। ठीक है। गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। इतिहास, दर्शन और विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य की मध्यम स्थिति माना जा सकता है। साहित्य के जिस गद्य रूप का प्रयोग होता है उसे अभिव्यंजना, सौष्ठव आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। लेखकों और कवियों को अपने विचारों, भावों आदि को व्यक्त करने के लिए अपनी भाषा की सृष्टि तथा भाषा शैली भी विकसित करनी पड़ती है, क्योंकि वो उनकी एक अपनी भावों को, मनोभावों को व्यक्त करने के लिए एक अपनी अलग ही जो है भाषा का वो निर्माण करते हैं। भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य के 3 वर्ग उपलब्ध हैं। विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन, विधि आदि के लिए विवेचनात्मक, ये हो गया। दूसरा ललित, निबंध, गद्य, गीत, नाटक आदि के लिए भावात्मक, और इतिहास, जीवन यात्रा आदि के लिए वर्णनात्मक। ठीक है। तो अब बात करते हैं हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ था, कैसे हुआ था। हिंदी गद्य की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुई। उस समय हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त हो रहा था और पश्चिम से आती हुई नवीन संस्कृति चेतना को अपना रहा था। हमारे सामाजिक जीवन को प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक विचार, नवीन शिक्षा पद्धति और नए वैज्ञानिक आविष्कार प्रभावित कर रहे थे। अतः साहित्य में भी उनका प्रभाव प्रदर्शित होना स्वाभाविक था। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी व ब्रज भाषा में प्राप्त होते हैं। 10वीं शताब्दी के दान पात्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में हमें राजस्थानी गद्य की झलक देखने को मिलती है। ब्रज भाषा के गद्य का प्रथम संवत 1400 विक्रमी के लगभग हुआ। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों तथा भक्तों ने इसके विकास और उन्नति में असामान्य योगदान दिया। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी तक की लिखी हुई रचनाएं गोस्वामी विट्ठलनाथ, श्रृंगार रस मंडन व कुंडमणि शुक्ल के आगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य, गोकुलनाथ के 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, नाभादास का अष्टयाम तथा लल्लू लाल कृत माधव विलास आदि विशेष रूप से कथनीय हैं। प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ज्योतिषीश्वर ठाकुर कृत वर्णरत्नाकर है तथा गीतिकार विद्यापति ने अपनी 2 गद्य रचनाएं
कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका द्वारा ज्योतिरीश्वर की गद्य परंपरा में अग्रिम कदम बढ़ाए हैं। तो इस तरह से जो है हिंदी का विकास हुआ। और अब देखते हैं कि खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे हुआ। हिंदी खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ। खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, दिल्ली, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद है। खड़ी बोली गद्य का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित युगों में हुआ। इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखेंगे, इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। भारतेंदु पूर्व युग, वो 13वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 1850 तक, ठीक है। इसके बाद भारतेंदु युग, भारतेंदु युग है आपका 1850 से 1900 तक। द्विवेदी युग 1900 से 1919 तक। शुक्ल युग यानी छायावादी युग जिसे कहते हैं वो 1919 से 1938 तक। शुक्लोत्तर युग यानी कि शुक्ल युग के बाद का युग, शुक्ल बादोत्तर युग भी कहते हैं इसे, 1938 से 1947 ईस्वी तक। और स्वतंत्रतोत्तर युग यानी कि स्वतंत्रता के बाद का समय, यानी कि 1947 से अब तक का जो समय है उसको स्वतंत्रोत्तर युग कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पहले तो यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को आप लोग सुन लीजिए कि भारतेंदु पूर्व युग कब से माना जाता है, पहला प्रश्न उसके सामने आप देख के लिखेंगे। भारतेंदु युग कब से माना जाता है वो देख के लिखेंगे। द्विवेदी युग कब से माना जाता है वो देख के लिखेंगे प्रश्न का आंसर। शुक्ल युग यानी कि छायावादी युग कब से माना जाता है उसकी सन देख के लिखेंगे। शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग कब से माना जाता है उसको लिखेंगे। और स्वतंत्रोत्तर युग कब से माना जाता है उसको देख के लिखेंगे। तो बच्चों आज हमने जाना कि गद्य का स्वरूप, हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कैसे हुआ, और खड़ी बोली का जो विकास है वो किस तरह से हुआ है। खड़ी बोली जो देहरादून के मैदानी क्षेत्रों, दिल्ली, मेरठ, रामपुर और मुरादाबाद के क्षेत्रों में बोली जाती है। और इनकी यहाँ पर जो है इससे संबंधित कुछ युग हैं, उनके जो है आपको सन बताए गए जिनके आपको प्रश्नोत्तर लिखने हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप अपने कार्य को निरंतर करते रहिए और अपने नोट्स बनाकर चलिए, क्योंकि यही नोट्स जो हैं परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसी से रिलेटेड आपको जो है प्रश्नोत्तर कार्य दिया जाएगा, इसलिए निरंतर बने रहिए और कार्य को करते रहिए। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।